आज हम लोग कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ की। और मैं पहली वाली जो प्रॉब्लम है उसके स्टेटमेंट को रीड आउट करके सुना रही हूँ। 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in the figure। ये हमारे पास फिगर है जिसमें ABCD हमारे पास स्क्वायर है और उसके जो कॉर्नर्स हैं, ए पे चार्ज है +Q, बी पे है +2Q, सी पे +Q चार्ज है और डी पे -Q 2Q चार्ज है। यहाँ पर अगली लाइन में हमसे मेंशन किया है द फोर्स ऑन द चार्ज इज कैप्ड एट द सेंटर O इज। अगर हम लोग सेंटर O को कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हमने अपना टेस्ट चार्ज रखा है, तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि O जो है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन चार्जेस की वजह से। ऑप्शंस हैं, क्या वो ज़ीरो है, बी का ऑप्शन है क्या वो अलोंग डायगोनल AC है, या सी ऑप्शन है दैट इज अलोंग डायगोनल BD, या वो परपेंडिकुलर है साइड AB के। इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास चार्जेस हैं और हमसे फोर्स जो है वो पूछा जा रहा है। तो कौन सा लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है चार्जेस और फोर्स के लिए? दैट इज अ कूलम्स लॉ। तो हम यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। इसके बाद सेकेंड चीज जो है, कूलम्स लॉ की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दैट ऑलवेज एक्ट्स ऑन सेंट्रल लाइन। जो लाइन दो चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग वो एक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो डायगोनल्स ज्वाइन किए हैं, बेसिकली इन लाइंस के अक्रॉस हमारा फोर्स जो है वो एक्ट करेगा पॉइंट O पर। नाउ अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे हमारा +Q चार्ज है A पर और C पे भी +Q चार्ज है। तो इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और नेचर भी सेम है, दोनों सेम चार्जेस हैं +Q। तो यहाँ पर जब वो पॉइंट चार्ज O पर अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो कैसा होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और वो एक दूसरे के फोर्स को कैंसल आउट कर देंगे और O पॉइंट पे हमारा A और C चार्ज की वजह से जो फोर्स है दैट विल बी जीरो। एट पॉइंट O द फोर्स ड्यू टू A and C point, that is +Q charges, is zero। तो AC के along diagonal AC there won't be any force, क्योंकि ये हमारा जीरो हो गया, तो ऑप्शन बी हमारा नहीं है। अब हम देखते हैं पॉइंट B और D पे, इट इज -2Q चार्ज एंड इट इज +2Q चार्ज। तो इन दोनों की नेचर जो है वो अट्रैक्टिव है और पॉइंट O जो है इन दोनों की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बी अलोंग BD। ऐसा क्यों है? अलोंग BD वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा? क्योंकि प्लस चार्ज जो होता है उसकी टेंडेंसी आउटवर्ड होती है और माइनस चार्ज की टेंडेंसी इनवर्ड होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो फोर्स है वो हमारा अलोंग BD एक्ट करेगा। सो ऑप्शन C is the correct answer for the conceptual problem that we have discussed now। हमारी दूसरी conceptual problem है a body can be negatively charged by options giving excess of electrons to it, अगर हम उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे दें। बी ऑप्शन रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिलीज कर दें, निकाल दें। सी ऑप्शन गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, उसको हमने कुछ प्रोटॉन्स दिए हैं। या डी ऑप्शन रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट, उसमें से न्यूट्रॉन्स हमने रिड्यूस कर दिए। तो मैंने आपको पहले ही प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में ये डिस्कस करके बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी बॉडी चार्ज होती है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होती है या पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो वो जो चार्जेस हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से आते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी और डी नहीं होगा, क्योंकि हम प्रोटॉन्स को नहीं यहाँ ट्रांसफर करते चार्ज पार्टिकल्स में और ना ही हम न्यूट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन लेते हैं। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट और रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। अगर एक बॉडी न्यूट्रल है
और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव पार्ट कम होने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है जिसके पास वो आते हैं उनका उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए रहेगा, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाए। थर्ड कॉलम डिस्कस करने जा रहे हैं, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस each of 3 microcoulomb are separated by a certain distance in meters. If they are located at positions are given I cap plus j cap plus k cap and 2 I cap plus 3 j cap plus 3 k cap, then the electrostatic force between them is, और उसके लिए ये चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। तो इसमें आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अगर देखते हैं तो हमें निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है जो कि हमने पिछले टॉपिक में कूलम्स लॉ में स्टडी किया था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब यहाँ पर क्योंकि हमने डिस्टेंस को मीटर्स में लिया है और जो हमारे चार्जेस हैं माइक्रो की हम लोग वैल्यू डालकर उसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर कूलम और मीटर आएगा, तो एसआई सिस्टम में हमारा फोर्स आएगा जिसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है 1/4πε0, और पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्टली पुट करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹। अब हम लोग ले रहे हैं चार्जेस को, Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं और वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻⁶, तो 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम जो है ये हमारे पास चार्जेस की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमारे पास पोजीशंस दी हुई हैं। सपोज करो हम फर्स्ट पोजीशन जो है चार्ज की वो R1 ले रहे हैं जो कि I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप है, और R2 जो है वो हमारे पास 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप। डिस्टेंस दोनों के बीच में निकालने के लिए इनका डिफरेंस ले लेंगे, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3K कैप माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और ये आएगा I वाले को I से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे प्लस 2J प्लस 2K, ऐसे ही I और J की भी हमने निकाला। तो हमारे पास जो डिफरेंस था वो आया I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। वैल्यू R की पुट करने के लिए हम इस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हमारे पास डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में R है, दैट इज R2 माइनस R1, और ये हमारे पास अंडर रूट हो गया 1 का स्क्वायर, कांस्टेंट वैल्यूज का स्क्वायर ले लेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इट इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। तो हमारा जो दो चार्जेस के बीच का डिफरेंस था जो कि हमारा R है वो 3 आया है। तो यहाँ पर हम लोग चार्जेस की और R की इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। सो Q1 है हमारा 3 × 10⁻⁻⁶ इंटू 3 × 10⁻⁻⁶, और R की वैल्यू जो है वो 3 है, स्क्वायर है तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 की पावर 9 है, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ -12 हो जाएगा, सो 9 × 10⁻⁻3, और यूनिट क्या होगी क्योंकि ये हमारा SI सिस्टम है, सो इट इज इन न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑब्टेन्ड, और हमारे जो ऑप्शंस हैं SI सिस्टम में न्यूटन्स में ही दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन 9 × 10⁻³ न्यूटन बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा इस प्रॉब्लम के लिए। अब हम अपनी फोर्थ प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल्ड एंड their individual charges are also doubled, what would happen to the force between them?
स्टेटमेंट ये कह रही है कि हमारे पास जो दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, अगर हम उसके डिस्टेंस को डबल कर देते हैं और जो हमारे पास चार्जेस हैं उनको भी डबल कर देते हैं, तो हमारा फोर्स कैसे चेंज होगा उन दो चार्जेस के बीच में? क्या उन दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा? इट विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। इट विल बिकम 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फोर्स का फॉर्मूला ले लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 एंड R स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास टू इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, तो Q1 Q2 दोनों हमारे से Q के इक्वल हैं, तो हमारा फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये हमारा इनिशियल फोर्स है, जबकि हमने कोई चेंज नहीं किया। जब वो चेंज करने के लिए कह रहा है तो उसमें क्या है, एक तो हमारा जो डिस्टेंस है इसको डबल करना है और जो चार्जेस हैं उनको भी डबल करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा चेंज्ड फोर्स लेट इट बी एफ डैश। एफ डैश कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस को डबल कर दिया, 2Q इंटू 2Q हो गया और डिस्टेंस हमारा 2R हो गया, उसका हम लोगों ने स्क्वायर लेना है। इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर। 4 कैंसल्स विद 4। अब हमारे पास ये चेंज्ड फोर्स आई, वो कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं जो हमारा इनिशियल फोर्स था बिना चेंज के, और जो हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डबल किया चार्जेस को और डिस्टेंस को, तो वो दोनों हमारे सेम आए। देयर इज नो चेंज, सो हमारा ऑप्शन जाएगा सी, फोर्स विल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आया, तो इसके लिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। A charge Q is divided into two parts such that they repel each other with a maximum force when placed at a certain distance apart. How the charge has been divided, and these are the options given. इसमें वो ये कह रहा है कि Q हमारे पास कोई चार्ज है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्योंकि वो क्यू चार्ज से ही बने हैं तो उनकी नेचर सेम है और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दे आर रिपेलिंग ईच अदर विद अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। एक चार्ज से दो चार्जेस बनाएं और हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमने एक से दो चार्ज को कैसे डिवाइड करना है ताकि उनके बीच में, चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मैक्सिमम रहे। सो इस कंडीशन के लिए हम लोग चार्ज Q को एक पार्ट सपोज करो Q डैश ले लेते हैं, तो दूसरे पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? Q माइनस Q डैश, क्योंकि उसी में से वो बना है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश, Q माइनस Q डैश, ये दो चार्जेस हो गए, उनके बीच का डिस्टेंस से R है तो R स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है, जब हमने उनके बीच में रिपल्शन को लेना है तो वो फोर्स हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसके अलावा और कोई नहीं। और जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q डैश, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जीरो आता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फॉर F maximum, the change with respect to dq dash, इट मीन्स फोर्स को जब हम dq डैश से डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट विल कम आउट जीरो। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को हम विद रिस्पेक्ट टू q डैश डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to
Q dash. We have df dq dash 0 because f is maximum at this point, and 1/4 pi epsilon naught r square. r square क्योंकि हमारी ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो this comes out to be 0 q minus 2q dash, or q dash comes out to be equal to q dash. तो इसका मतलब क्या है कि q dash हमारा एग्जैक्टली हाफ है चार्ज के। तो अगर हम चार्जेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारा फोर्स जो है रिपल्शन का वो मैक्सिमम होगा। तो इन सभी ऑप्शंस में से हमारा डी ऑप्शन